ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोगों ने अभी फलित पाठ चालू कर रखे और उसी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें फिलहाल मेष लगन की चर्चा हो रही है। हालांकि हर बार हम बोलते हैं कि जो भी फलित पाठों के विषय में है उसको अगर आप अपनी जन्म कुंडली में लगा के फलादेश करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए जन्म कुंडली की प्रिडिक्शन के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। सबके सब ग्रह देखने पड़ते हैं और कुंडलियाँ देखनी पड़ती है। हालांकि हमारे जो पाठ चल रहे हैं उसमें एक ही पाठ में सम्मिलित करके नक्षत्र हो, अंश बल हो, सब बताया जा रहा है। अगर आपको अपनी कुंडली का फलादेश करना है तो आपको इस चैनल में जो ग्रह से संबंधित है, नक्षत्र से संबंधित है और अभी फलित पाठ जो चालू कर रखे हैं वो शुरू से अध्ययन करते हुए आना पड़ेगा। और हमारा चैनल चलाने का मकसद भी यही है कि आप ज्योतिष को कितना समझ सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में कंप्लीट कुछ नहीं होता, कोई थ्योरिकल नॉलेज नहीं है। इसका कोई क्वेश्चन आंसर वैसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा 2 + 2 = 4। ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं होता। अलग अलग व्याख्याकारों ने या विद्वानों ने एक ही ग्रह एक ही स्थान में प्लेस होने की वजह से अलग अलग उसकी प्रिडिक्शन दी है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको स्थान समझना पड़ेगा, आपको जातक का रहन सहन समझना पड़ेगा, आप किस चीज़ का वर्क कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा, आपके संस्कार या आप कौन से स्थान में फिलहाल रह रहे हैं, ऐसी बहुत सी बातें, उन सबको समझना पड़ेगा। अब अगर आप किसी एक पाठ को लेके, जैसे मेष लगन में गुरु पंचम भाव में हमने बताया कि ऐसा सफल हो सकता है, और आप बोलेंगे कि मेरे तो पंचम भाव में है, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। बहुत कुछ है, पूरा का पूरा जैसा बोला जाए वैसा मिलना बहुत मुश्किल है। ये एक इशारा होता है कि उसके अनुसार आपको मिलेगा। अब बाकी ग्रह की उन पे दृष्टियाँ है कि नहीं है, कहीं गुरु ग्रह का दूसरी जगह में बैठ के कोई ग्रह वेद तो नहीं कर रहा है, कौन से नक्षत्र पे बैठा है, कौन से नवमांश पे बैठा है, ऐसी बहुत सी बातें जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सम्मिलित हो, सम्मिलित फलों का आपको पता चले। कारण एक ग्रह का जब भी कोई भी पाठों में, हम भी बहुत से चैनल को ट्राई करने के बाद में ही हम अपने पाठ जो है वो बनाते हैं। कारण कि एक पाठ में जैसे मेष लगन में चर्चा कर दी एक गुरु की एक राशि के हिसाब से, उसके बाद में एक पाठ आया तो उसने स्थान के हिसाब से कर दी, लेकिन कोई भी नक्षत्रों के विषय में नहीं बता रहा है, कोई अंश बल के विषय में नहीं बता रहा है, कोई नवमांश उसके साथ नहीं बता रहा है, सब अलग अलग बता रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो सीखने वाले हैं उनके लिए, चाहे आप हाथों हाथ नोट कर लो, अगर पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो, या स्क्रीनशॉट करके रख लो। एक ही पाठ में पहले तक था कि आपको राशि, लग्न अनुसार, राशि अनुसार, नक्षत्र अनुसार और अंश बल ये बताया जा रहा था। आज से इसके अंदर हम नवमांश भी जोड़ रहे हैं कि आपका कोई भी ग्रह अगर कहीं पे इतने अंशों पे होगा तो वो नवमांश में कौन सी राशि पे जाएगा, तो ये भी हम साथ में जोड़ के बता रहे हैं आपको। आप देख भी रहे होंगे इस पन्ने में ये नवमांश का भी लिखा हुआ, तो उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या नोटिंग करके रख सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। मेष लगन में गुरु ग्रह अगर सप्तम स्थान में हो, अब सप्तम स्थान में गुरु ग्रह होने से अलग अलग व्याख्याकारों ने बहुत अलग अलग तरह की प्रिडिक्शन की है। कुछ नॉर्मल चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि तुला में अगर गुरुदेव होते हैं तो जातक बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, और विद्वान की भी बोले तो इस तरह का विद्वान होता है कि सामने वाले को आपके साथ वो क्या चीज़ बोलना चाह रहा है या बोलना चाहता है उसके पहले आप उसकी नब्ज को पकड़ लेते हैं कि ये किस लिए आया है मेरे पास। मैक्सिमम टाइम विदेश या घर से बाहर उसका गुजरता है, तो जाहिर है जब आदमी बहुत ज़्यादा विद्वान होता है तो उसको एक जगह में रुकने कोई नहीं देता है। सब अलग अलग अपने अपने स्थानों में उनको बुलाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनसे पूछेंगे। धन के मामले में बहुत अच्छा तुला राशि में अगर गुरुदेव है तो, और कुछ अलंकार प्रिय, मतलब जैसे आप ज्वेलरी वगैरह या गले में कुछ सोने के आइटम धारण करना हो या नगीना वगैरह पहनना हो, हाथों में अंगूठियाँ हो, ब्रेसलेट हो, ये सब चीज़ों का आपको कुछ विशेष शौक हो सकता है।
और बहुत सुंदर होता है ऐसा आदमी। व्यापार के मामले में बहुत श्रेष्ठ होता है तुला राशि का गुरु। ऐसा आदमी बहुत अच्छा व्यापारी हो सकता है। बुद्धि की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। साधारण इंसान तो मतलब सोच भी नहीं सकता, इनके अंदर ऐसी बुद्धि होती है। और वैभव और ऐश्वर्य में ये कुछ गिने चुने आदमियों में, जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पे कुछ गिने चुने आदमियों में गिनती आती है। कुछ पुत्रों की वजह से या पुत्र सुख में या पुत्रों की वजह से, कुछ ऐसे कामों की वजह से मन दुखी या द्रवित इनका हो सकता है। अब क्या होता है कि तुला राशि में अगर गुरु होते हैं तो तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मतलब 9 चरण आएंगे। चित्रा का तीसरा और चौथा चरण जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। स्वाति के चारों चरण जिनका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण जिनका स्वामित्व गुरुदेव को खुद को प्राप्त है। अंश बल की बात करें, विषम राशि है तो 6 अंशों तक बाल अवस्था में रहेंगे, 6 से 12 अंश तक कुमारावस्था में रहेंगे, और 12 से 18 अंश तक युवावस्था में रहेंगे, और 18 से 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहेंगे, 24 से 30 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे। तो कोई भी ग्रह अगर 12 से 18 के बीच में होता है वो पूरा फल देने के लिए पूरा बलवान होता है। अब ये सब बातें आपको जब आप अभ्यास करेंगे अपनी कुंडलियों पे या दूसरों की कुंडलियों पे, जब आपका ज्ञान पूरा पुष्ट हो, जब अभ्यास में उतरेंगे तो इस अंश बल का बहुत महत्व होता है। षड्वर्ग के लिए समझ लो आप, चाहे नवमांश कुंडली के लिए समझ लो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि आपकी लग्न कुंडली का अंश कितना है और उसके समकक्ष उस ग्रह का अंश में कितना फर्क है। तो ये सब अभ्यास की बातें हमने आपके ज्ञानार्थ ये चीज़ें बताई है कि आप इसको नोटिंग कर लो। क्योंकि जब हमने पाठ शुरू किए थे तब हमने बोला भी था कि पाठों को अंत होने के पहले पहले आपको ज़बानी याद हो जाएगा कि विषम राशि में अंश बल कैसे होता है, सम राशि में कैसे होता है, कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं। तो शायद जाहिर है कि अगर आप शुरू से सुन रहे हैं तो आपको याद हो भी गया होगा। अगर नए जुड़े हैं तो आप शुरू से सुनते हुए आते हैं, बहुत बढ़िया है, नहीं तो कंटिन्यू सुनेंगे तो भी ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। नवमांश, अगर गुरुदेव 3.20 डिग्री तक तुला राशि में, सपोज आपका तुला राशि में गुरु ग्रह है और वो 3.20 डिग्री तक है, तो वो तुला के नवमांश में ही रहेंगे। आप नवमांश कुंडली जब अपनी बनाएंगे तब आप देखेंगे वो तुला राशि में ही मिलेंगे आपको। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गुरुदेव वर्गोत्तमी हो गए, यहाँ पे गुरुदेव का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। उसके बाद में 3.20 डिग्री से लेके 6.40 डिग्री तक वृश्चिक नवमांश में रहेंगे। ये नवमांश भी बहुत अच्छा है। वो ये नवमांश मंगल देव का है और मंगल देव खुद गुरुदेव के मित्र हैं, तो मित्र नवमांश में भी गुरुदेव का बहुत अच्छा फल मिलता है। उसके बाद में 6.40 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक धनु नवमांश, मतलब अपने ही घर में रहेंगे नवमांश कुंडली में, तो यहाँ भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और 10 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री तक ये मकर नवमांश में रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ फलों में कुछ कमी का अनुभव होगा, कारण कि ये इनकी नीच राशि है। तो नवमांश कुंडली में जब जाके मकर में बैठ जाएंगे और लगन कुंडली में तुला में रहेंगे तो कुछ न कुछ फलों की प्राप्ति में, अच्छे फलों की प्राप्ति में आपको कमी का अनुभव होगा यहाँ पे। उसके बाद में 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक कुंभ नवमांश में रहेंगे। यहाँ भी कुछ न कुछ पीड़ा का अनुभव आपको 12वें घर से संबंधित या 11वें घर से संबंधित ये करवाएंगे। वो बाकी वर्ग कुंडलियों में बाकी ग्रह कैसे बैठते हैं उसके ऊपर निर्भर होगा। उसके बाद में 16.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे। तो ये इनकी खुद की राशि है। नवमांश कुंडली में मीन राशि कहाँ आएगी, वहाँ पे गुरुदेव का प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे इनका बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। उसके बाद में 20 डिग्री से लेके 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेंगे। तो मेष के नवमांश में और लगन कुंडली भी मेष है, तो यहाँ पे गुरुदेव का फल बहुत सुंदर प्राप्त होगा। उसके बाद में 23.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक वृष नवमांश में रहेंगे। हालांकि शुक्रदेव से इनकी कोई मित्रता नहीं है, लेकिन शुक्रदेव से कोई शत्रुता भी नहीं है, बैठे भी शुक्र की राशि में ही है और वृष नवमांश भी शुक्र की राशि का है। तो शुक्रदेव की अगर प्लेसमेंट अच्छी है और
योग कारक है तो गुरुदेव का भी फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। उसके बाद में 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मिथुन नवमांस में रहेंगे। यहाँ इनके अच्छे फलों में कुछ न्यूनता आएगी, कुछ अभाव होगा अच्छे फलों का। अब इसी में बात करते हैं देव, नर और राक्षस नवमांस की। 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह रहता है, गुरु की बात नहीं है, वो देव नवमांस में रहेगा। और 6.40 डिग्री तक 3.20 डिग्री से लेके मनुष्य नवमांस, नर नवमांस। 6.40 से 10 डिग्री तक राक्षस नवमांस। फिर वापस तीनों नवमांस वैसे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 3 नवमांस, देव नवमांस, नर और राक्षस, 3 चीज़ें यहाँ बताई जाती है। तो 10 डिग्री के बाद में फिर 13.20 डिग्री तक आएंगे तो वो देव नवमांस में आ जाएंगे। इसी तरह वो कॉम्बिनेशन 3-3 का 9 में, एक नवमांस में 3-3 बार चलते रहता है। तो उसके लिए मैंने आपको लिख भी दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या मतलब हुआ देव, नर और राक्षस नवमांस का, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों लिखा हमने? उसका लिखने का कारण ये है कि मान लीजिए आपका लग्न राक्षस नवमांस में है और आपके गुरुदेव देव नवमांस में है। यहाँ पे गुरुदेव और आपके लग्न के मध्य में बहुत बड़ा अंतर आ गया। यहाँ पे क्या है, आपकी दिनचर्या जो है वो व्यस्त रहेगी काम में, और आपका दिमाग व्यस्त रहेगा सच्चाई की तरफ भागने में, अच्छे कर्मों को करने में, भगवान का नाम लेने में, ईश्वर की प्राप्ति करने में, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने में, परोपकार करने में, लोगों का भला करने में। लेकिन आपकी दिनचर्या प्रभु ने डिसाइड कर दी कि आपको मेहनत करनी है, तब जाके आपको अर्निंग होगी, और 24 आवर आपको उसी मेहनत में बिजी रहना है। तो ये चीज़ें, ये स्ट्रगल आपकी अपनी लाइफ में इंटरनल चलती रहेगी। अब अगर मनुष्य नवमांस है तो मनुष्य नवमांस में जो भी ग्रह होते हैं वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग सब नर है, सब मनुष्य, सब मनुष्य को अगर मनुष्य नवमांस में ही ग्रह आ जाते हैं तो उनका फलों का, जैसे भी वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो फलों का प्रचुरता रहेगा उस आदमी के अंदर। मतलब पूरे जो फल है, पूरे जो अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जो भी उसको भोगनी है वो कंटिन्यू भोगेगा। अगर राक्षस नवमांस है, सबके सब ग्रह कभी भी राक्षस नवमांस में नहीं आते, सबके सब ग्रह कभी भी देव नवमांस में नहीं आते, सबके सब ग्रह कभी भी नर नवमांस में नहीं आते। कॉम्बिनेशन रहता है, कोई देव में आएगा, कोई राक्षस में आएगा, कोई कैसे। लेकिन राक्षस नवमांस का जहाँ तक प्रिडिक्शन है, आदमी 24 आवर फिजिकली मेहनत करेगा, मतलब तमोगुण प्रधान होगा। ऐसा आदमी अपना सुध बुध नहीं रखेगा, केवल मेहनत करेगा, दिमाग का यूज वहाँ पे कम होगा, केवल मेहनत में लगा रहेगा। लेकिन वही मेहनत अगर आपका कोई योग कारक रहे, त्रिकोण का स्वामी, लगन का स्वामी अगर मनुष्य नवमांस में है, तो उस मेहनत के अंदर, उसके अंदर दिमाग की भी मात्रा रहेगी। तो दिमाग की मात्रा जब मेहनत के साथ जुड़ जाती है तो आदमी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो ऐसा ही कुछ ये सब नवमांसों को जब आप समझने जाए ये सब को, तब आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब गुरुदेव अगर सप्तम स्थान में है, पहले बात तो कारक, दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 9वां स्थान और 11वां स्थान, 4 स्थानों के गुरुदेव स्थिर कारक है। 7वें स्थान को चर कारक बोला जाता है, मतलब अकेला गुरु कारक नहीं है, वहाँ पे शुक्र देव भी कारक है। अगर आप मेल है तो आपका गुरुदेव कारक है, नहीं शुक्रदेव कारक है, अगर फीमेल है तो आपका गुरुदेव कारक है। तो यहाँ पे चर नवमांस होने से मतलब शास्त्रों में ये भी बात आती है कि स्थान हानि करो गुरु। तो स्थान हानि में अगर हम लोग मेष लगन की बातें करें तो यहाँ पे आपके भाग्य स्थान का स्वामी होके गुरुदेव सप्तम स्थान में बैठा है। तो इसका प्रिडिक्शन ये निकल के आता है कि आपके भाग्योदय में, आपके भाग्य की उन्नति में, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस या आपकी शादी के बाद में आपका भाग्य बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। लेकिन यहाँ पे 12वें स्थान का भी स्वामित्व है। तो कुछ वाद विवाद, कुछ न कुछ आपस में कुछ न कुछ लफड़ा चलते रहेगा, लेकिन संबंध टूटेगा नहीं। टूटना बहुत मुश्किल है, टूटेगा नहीं, क्योंकि गुरुदेव कभी भी आपको संबंध विच्छेद नहीं करवाते। वाद विवाद चल सकता है। वाद विवाद का बहुत बड़ा कारण एक ये होता है
कि तुला राशि में जब गुरुदेव बैठते हैं तो तुला मतलब न्याय, तुला मतलब सामने वाले को या कोई भी चीज को पूरी तरह समझना। वैसे ही ऐसा इंसान अपने बारे में भी अपनी बुद्धि को पूरी तरह से समझता है। तो ऐसा इंसान स्त्रियों के प्रति या स्त्रियां तो पुरुषों के प्रति कम आकर्षित होते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे संबंधों में थोड़ा बहुत तनातनी चलते रहता है। ऐसा आदमी हर चीज को एक सत्य की कसौटी पे अपने आत्मा से, अपने ज्ञान से, अपनी या अपनों की उन्नति करने में लगा रहता है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यह संबंध टूटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ के फलों की वो अच्छाई भी आपको प्राप्त करवाएगा, भाग्य स्थान का स्वामी। अब यहाँ पे बैठ के गुरुदेव अपने ही कारक भाव लाभ स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी काम करेंगे आप उसमें लाभ की मात्रा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लग्न को देखेंगे तो आपका मस्तिष्क आम आदमी से ज़्यादा कुशाग्र हुआ, जो हमने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे आपकी देह या आपका शरीर कुछ बड़ा हो सकता है, लंबाई की गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ मोटापा या कुछ स्थूलता शरीर में हो सकती है। वात पित्त कफ की मात्रा, जिसमें वात पित्त कफ वायु ये सब बताया जाता है, उसमें कफ की मात्रा आपके अंदर कुछ ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद में ये तीसरे स्थान को देखेंगे, तो तीसरे स्थान को देखने की वजह से आपके पराक्रम में, आपके भाइयों के पराक्रम में, या सब भाइयों में सबसे बड़े या भाई लोग आपको हमेशा सपोर्ट करें, पूरे परिवार में, पूरे कुल में आपका नाम सबसे आगे लिया जाए, ऐसा कुछ फल यहाँ पे गुरुदेव का आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। गुरुदेव के कारकों के विषय में हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ भी गुरुदेव बैठते हैं वो नुकसान उस स्थान का नहीं करते हैं। अगर गलत जगह में गुरुदेव बैठते हैं तो उस स्थान का नुकसान बाद में करेंगे, पहले अपने कारकत्व जो है उसको क्लोज कर देंगे। सपोज गुरुदेव कारक क्या चीज़ के हैं? बुद्धि के हैं, धन के हैं, पारिवारिक सुख के हैं, ज्ञान के हैं। तो उन कारकों में कुछ न कुछ लाभ के हैं, कुछ न कुछ कमी वो गलत स्थान में बैठने की वजह से करते हैं। और सप्तम स्थान केंद्र स्थान है, गलत स्थान नहीं है। और चर कारक यहाँ भी गुरुदेव होते हैं। तो यहाँ के स्थान में बैठने से कुछ कमी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे। बहुत सी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे, बहुत से कामों में आपकी उन्नति होगी। विदेशवास कुछ ज़्यादा हो सकता है। विदेशवास का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपना देश छोड़ के जाएंगे, आपको बहुत लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है। आप बहुत बड़ी बड़ी जगह में आपको इनविटेशन आ सकता है, कुछ ज्ञान से संबंधित, या आप जो वर्क करते हैं उससे संबंधित गाइड करने के लिए, उससे संबंधित कुछ पूछने के लिए। आपका कुछ बिजनेस ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेवलिंग में लंबी लंबी यात्राएं कुछ ज़्यादा करनी पड़े, तो वैसा कुछ हो सकता है। गुरुदेव सप्तम स्थान में बैठ के यहाँ पे जिसके भी है, खासकर शत्रु राशि नहीं हो, नीच राशि नहीं हो, बहुत अच्छे फल प्रदान करवाते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सब चीज़ों को आपको साथ में मिला के हमने कोशिश की है। नवमांश भी बताया है, नक्षत्रों का भी, अंश बल का भी। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग प्रिडिक्शन करने जाते हैं तब अपने दिमाग में सेटिंग रहनी चाहिए। बार बार हम लोगों को पुस्तक खोल के नहीं देखना पड़े, एक ही बार में दिमाग में रहे कि 3.20 डिग्री तक तुला राशि पे अगर गुरुदेव है तो गुरुदेव वर्गोत्तमी हो गए, तो यहाँ पे गुरुदेव आपका फल बहुत अच्छा। अब आप नवमांश कुंडली में देख लीजिए कि नवमांश कुंडली का लगन क्या है, उसके हिसाब से तुला राशि वो कहाँ जाके प्लेस होगी, उसके हिसाब से हम लोग फलों को प्राप्त कर सकते हैं। अब आशा है मित्रों आपको कैसा लगा ये तो हम नहीं बोल सकते, ये आप ही बताएंगे। अगर अच्छा लगा है, अगर आप चैनल पे आते हैं तो अपनी कुंडली पे प्रिडिक्शन करने से पहले शुरू से सुनते हुए आइए। और एक ही ग्रह से कुंडली की प्रिडिक्शन के लिए अगर कोई खराब फल भी किसी ग्रह का बताया जा रहा है तो अपना दिमाग में कोई नेगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि एक ग्रह से कभी भी कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं होता है। और 9 के 9 ग्रह इस संसार में किसी के भी खराब नहीं होते। अगर 9 के 9 ग्रह ही वायुमंडल में या ब्रह्मांड में खराब हो गए तो फिर पृथ्वी का ही विनाश हो गया। तो 9 के 9 ग्रह किसी के भी खराब नहीं होते, किसी भी लगन में नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखिए। कुछ न कुछ गलत रहता है, कुछ न कुछ अच्छा रहता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।